हेलो एवरीवन, यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की ऑफलाइन और ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में सर्वेइंग के ऊपर क्या क्या टॉपिक हमने कवर किए हैं इन 3 दिनों में, उसका एक ब्रीफ डिस्कशन हम लेने जा रहे हैं। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट के बारे में। तो क्या कुछ टॉपिक हमने कवर किए हैं, तो हमने फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कवर कर ली है जो है आपकी फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। तो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में हमने जाना सबसे पहले कि सर्वेइंग होती क्या है। एक आर्ट, एक साइंस जिसमें किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को अर्थ के सरफेस में निकाला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सर्वेइंग। उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वेइंग। अब अगर अर्थ के सरफेस की बात हो रही है तो हमें यह जानना जरूरी है कि जो हमारी अर्थ का सरफेस है या अर्थ का शेप है वो किस तरीके का है। तो अगर हम एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ की बात करें तो वो है जियोइड, और अगर हम इसकी बात करें इक्वेटोरियल और पोलर एक्सिस में, तो इक्वेटोरियल एक्सिस में ये होती है इलिप्सॉइडल और पोलर एक्सिस में इसका शेप होता है ओवेलॉइड। अगर मैं इक्वेटोरियल एक्सिस की बात करूं तो इक्वेटोरियल एक्सिस में इसका डायामीटर होता है 12756.75 किलोमीटर, और अगर वहीं मैं पोलर एक्सिस की बात करूं तो पोलर एक्सिस में इसका डायामीटर होता है 12713.8 किलोमीटर। ठीक है, इसके आगे हम अगर देखें कि कितना डिफरेंस है इक्वेटोरियल और पोलर एक्सिस के बीच में, तो दैट इज 42.95 या कहीं कहीं बुकों में 43 किलोमीटर भी लिखा है। अब व्हाट परसेंट अगर आपसे पूछता है तो इट इज 0.34%। ठीक है, उसके बाद सर्वेइंग के अगर मेन एम या ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो सर्वेइंग का मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिपेयर अ मैप, कि हमें क्या करना है? बेसिकली मैप बनाना है। अब मैप अगर हमें बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? स्केल यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? स्केल। स्केल का काम क्या है कि जो मेजरमेंट आप फील्ड में ले रहे हो, अगर आपको उसको प्लॉट करना है कहां पर? पेपर में, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? स्केल लेना पड़ेगा। तो किसी भी बड़ी चीज को अगर छोटे में दर्शाना होता है तो वहां पर यूज किया जाता है स्केल। अगर मैं स्केल की बात करूं तो स्केल हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक, एक होता है ग्राफिकल। न्यूमेरिक का मतलब ही है नंबर, तो कहीं पर भी अगर स्केल आपके नंबर फॉर्म में लिखा है तो उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिक स्केल। जैसे अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर लिखा है तो यहां पर नंबर फॉर्म में लिखा है तो इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिक। और अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर या एस मीटर या 10 मीटर, मतलब सर्टेन सेंटीमीटर को सर्टेन मीटर से अगर आपको दिखाया है तो इस स्केल को हम बोलते हैं इंजीनियर्स स्केल, एंड इट इज अ टाइप ऑफ न्यूमेरिक स्केल। इसके बाद हमने दूसरा जो टाइप देखा न्यूमेरिक स्केल का, दैट इज आरएफ, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है वो रेशियो होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस का। और ध्यान रहे, जब हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ जो यूनिट होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इसके अलावा एक और स्केल होता है ग्राफिकल स्केल। तो ग्राफिकल स्केल ज़्यादा एक्यूरेट रहता है इन दोनों स्केल के कंपैरिजन में, जो ग्राफ फॉर्म में रहता है, क्योंकि जो ग्राफिकल स्केल रहता है उसमें श्रंकेज का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जो हमारे ग्राफिकल स्केल रहते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं एज कंपेयर्ड टू आपके रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड इंजीनियर्स स्केल। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे, कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स इससे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करने वाला था, लार्ज स्केल, डिटेल्ड स्केल या एक्यूरेट स्केल के बारे में, या आप लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, लेस एक्यूरेट, लेस डिटेल्ड की बात करें तो सिंपल फंडा है, जिस स्केल का आरएफ जितना ज्यादा होगा वो स्केल उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो मोर द आरएफ लार्जर द स्केल। अगर मैं बात करूं 1:500 और 1:1000 में, तो आरएफ 1:500 का ज्यादा होगा और वही स्केल लार्ज होगा, वही स्केल डिटेल्ड होगा और वही स्केल आपका क्या होगा? एक्यूरेट भी होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़े, दैट इज श्रंक स्केल। अब श्रंक स्केल क्या होता है? होता क्या है कि जैसे माना कोई मैप प्लॉट किया है, अब टाइम के साथ कुछ एटमॉस्फेरिक चेंजेस के साथ, जैसे ह्यूमिडिटी वगैरह है और कोई भी फैक्टर हो गया, ठीक है, आजकल जैसे आप खासकर देख रहे होंगे, तो वहां पर क्या आता है, जो लेंथ होती है मैप में वो सिकुड़ जाती है, श्रंक हो जाती है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है? एक नए स्केल को इंट्रोड्यूस करना होता है, उस स्केल को ही हम बोलते हैं श्रंक स्केल। और इसको निकाला कैसे जाता है? दैट इज ओरिजिनल स्केल इनटू श्रंक फैक्टर। और अगर हमने श्रंक फैक्टर को निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है श्रंक लेंथ, जो आपकी श्रंक होकर लेंथ में आई है मैप में, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, उसके बाद यहां से आपका आ जाएगा श्रंक स्केल। अब माना आपको कभी श्रंक फैक्टर दे दिया और आपको पूछा जाए कि करेक्टेड लेंथ ऑन मैप बताओ, या करेक्टेड एरिया ऑन मैप बताओ, या करेक्टेड एरिया ऑन फील्ड बताओ, या करेक्टेड लेंथ ऑन फील्ड बताओ, तो इसको हमने देखा कि हम कैसे निकालते हैं। अगर आपको करेक्टेड लेंथ ऑन मैप निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला है मेजर्ड लेंथ अपॉन श्रंक फैक्टर।
अगर आपको करेक्टेड एरिया ऑन मैप निकालना है तो मेजर्ड एरिया अपॉन श्रंक फैक्टर का स्क्वायर। अगर आपको मेजर्ड करेक्टेड वॉल्यूम निकालना है तो मेजर्ड वॉल्यूम अपॉन श्रंक फैक्टर का क्यूब। सिमिलरली अगर आपको करेक्टेड लेंथ ऑन फील्ड या करेक्टेड एरिया ऑन फील्ड या करेक्टेड वॉल्यूम ऑन फील्ड निकालना है तो वहां पर हमको क्या करना होता है, इस श्रंक फैक्टर की जगह बस श्रंक स्केल का यूज कर लेना होता है। और काफी कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी हमने इससे सॉल्व किए। जैसे अगर मैं बोलूं करेक्टेड एरिया ऑन फील्ड बताओ तो दैट इज मेजर्ड एरिया अपॉन श्रंक स्केल का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, श्रंक स्केल का। और अगर मैप में पूछा होता तो वहां पर श्रंक फैक्टर होता, बस दैट्स। उसके बाद हमने देखा कि जो सर्वे है उसका क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से किया गया है। तो जैसे अगर मेजर क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्लेन और जियोडेटिक, प्राइमरी क्लासिफिकेशन दो ही तरीके से है, प्लेन एंड जियोडेटिक। प्लेन सर्वे क्या होती है, जहां पर अर्थ के सरफेस को कंसीडर नहीं किया जाता है। और दूसरी जियोडेटिक, जियोडेटिक वर्ड ही कहां से बना है, जियोइड से। और जियोइड क्या था, एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जो ओवरऑल अगर हम जियोइड शेप को समझें तो जियोइड कुछ नहीं, इरेगुलर कर्व शेप ऑफ जीरो एलिवेशन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, जियोइड। और जियोइड वर्ड से ही बना है जियोडेटिक। तो ऐसी सर्वे जहां पर हम एक्चुअल शेप को कंसीडर करते हैं उस सर्वे को बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। लार्ज एरिया के लिए यूज होगा जियोडेटिक, स्मॉल एरिया के लिए यूज होगा प्लेन सर्वे, प्लेन सर्वे। अगर हम लिमिट की बात करें तो अगर आपकी 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से कम की कवरेज है तो वहां पर की जाएगी प्लेन। और अगर 250 किलोमीटर से ज्यादा की है तो वहां पर की जाएगी जियोडेटिक। ठीक है, इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी प्लम बॉब लाइन की बात है तो प्लम बॉब लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं प्लेन सर्वे में और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं अर्थ के सेंटर में जाके। किसके केस में, इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने देखा कि अगर मैं बात करूं ट्राइंगल की तो जो प्लेन सर्वे होता है वहां पर जो ट्राइंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम प्लेन ट्राइंगल। और अगर हम बात करें जियोडेटिक सर्वे की तो वहां पर जो ट्राइंगल फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल ट्राइंगल। और इस स्फेरिकल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्फेरिकल ट्राइंगल की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इंटरनल एंगल का सम है स्फेरिकल ट्राइंगल का वो 180 से ज्यादा और 540 से कम होना चाहिए। कोई भी एक एंगल स्फेरिकल ट्राइंगल का हमेशा 180 से ज्यादा कम होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये मेन प्रॉपर्टी है किसके बारे में, आपकी स्फेरिकल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ और पॉइंटों को भी देखा था। जैसे कि अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशन या कुछ एनालिसिस की बात करें तो पहली एनालिसिस ये कहती है कि अगर मैं 12 किलोमीटर लेंथ की एक लाइन खींचूं विदाउट कंसीडरिंग द शेप ऑफ अर्थ तो इसमें अगर मैं एक आर्कुअल लाइन और खींच दूं तो जो इनके बीच का डिफरेंस रहता है दैट इज 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ट्राइंगल के बारे में था कि अगर 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए मैं एक प्लेन ट्राइंगल खींचूं और उसके इंटरनल एंगल के सम की बात करूं तो उसके इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। वहीं अगर मैं सेम 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए एक स्फेरिकल ट्राइंगल की बात करूं तो उसके इंटरनल एंगल का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री प्लस 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से वो डिफर करता है। ठीक, इसके अलावा जब हम सेकेंडरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे तो इसके अलावा और क्लासिफिकेशन भी था। जैसे इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग था। इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग कैसे, कंपास सर्वे, चेन सर्वे, है ना, थियोडोलाइट सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन था ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, जैसे आपका मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो इनको भी ब्रीफली हमने समझा था। एक था अकॉर्डिंग टू फील्ड। अकॉर्डिंग टू फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग जैसे लैंड सर्वे, अब लैंड के अंदर भी 3 आ रहे थे, टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल और आपका सिटी सर्वे। तो नेचुरल मैनमेड फीचर्स पे जो डील करता था टोपोग्राफिकल, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी बात होती थी वो कैडेस्ट्रल सर्वे के अंदर आती थी, और स्ट्रीट और सीवर की डिजाइन से रिलेटेड जो भी बात होती थी वो आती थी हमारी किसके अंदर, सिटी सर्वे। और वहीं अगर मैं लार्ज वाटर बॉडीज की बात करूं तो वो हाइड्रोग्राफिक और मरीन सर्वे के अंदर आती थी। ठीक, उसके अलावा स्पेस वगैरह से रिलेटेड बात करूं तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारी सर्वे का प्रिंसिपल है वो क्या है। तो हमारी सर्वे का प्रिंसिपल क्या है, टू वर्क फ्रॉम
होल टू पार्ट। ये क्या कहता है, पहले आपकी जो मेजर डिटेल है उसको हायर प्रिसाइजन के साथ आप नापो, उसके बाद जो माइनर डिटेल है उसको अगर आप कम प्रिसाइजन के साथ भी नापोगे तो चल जाएगा। ऐसा कौन कहता है आपका होल टू पार्ट, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ जाएगा व्हाई इट इज यूज, तो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर कैन बी प्रिवेंटेड। इस प्रिंसिपल से आप गलतियों के जो जमावड़े हैं उसको बढ़ने से रोक सकते हैं, ठीक। लास्ट टॉपिक जो इसी चैप्टर में हमने कवर किया था दैट इज टाइप्स ऑफ स्केल। तो टाइप्स ऑफ स्केल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है प्लेन स्केल, जिससे हम 2 डायमेंशन ही मेजर कर सकते हैं, दैट इज मेन यूनिट और उसकी सब यूनिट। ऐसे स्केल जिससे हम 3 डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, मेन यूनिट, सब यूनिट और उसका भी सब डिवीजन, तो दैट इज कॉल्ड डायगोनल स्केल। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पे काम करता है। अब कहीं कहीं जगह की कमी की वजह से डायगोनल स्केल इनकन्वीनियंट हो जाता है, तो वहां पर यूज करते हैं हम वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल भी 2 तरीके के मेन है, दैट इज डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड, और फिर कुछ आपके एडिशनल भी आ जाते हैं जो आपके लेटेस्ट क्या करे गए हैं, फाइंड करे गए। तो अगर डायरेक्ट को समझे तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव या कैलिब्रेट किए जाते हैं, कौन, मेन और वर्नियर स्केल। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है इसके बारे में कि अगर n डिवीजन वर्नियर के हैं तो n-1 मेन स्केल के होंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, s इज ग्रेटर देन v, मतलब मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो बड़ा होगा वर्नियर स्केल के डिवीजन से। फिर लीस्ट काउंट निकाल देते तो s/n, और जस्ट इसका उल्टा हो जाता था कहां पर, रेट्रोग्रेड में आके, वहां n डिवीजन n+1 मेन के, वहां v बड़ा हो जाएगा s से, और लीस्ट काउंट की बात करेंगे तो s/n ही आएगा। इसके अलावा कुछ और थे जैसे एक्सटेंडेड वर्नियर, तो वहां पर n डिवीजन 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, है ना, तो लीस्ट काउंट यहां भी निकालते थे s/n। इसके अलावा एक डबल और आता था। तो ये एक पूरा का पूरा ब्रीफ है जो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। इसके अलावा हमने ओवरऑल अगर देखें इस चैप्टर के अंदर लगभग 50 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कवर किया है, जहां पर न्यूमेरिकल वगैरह, जैसे मैं इस चीज़ की थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन करी, तो न्यूमेरिकल वगैरह पोर्शन को भी हमने देखा है, ठीक है। तो जो भी बच्चा इसके अलावा हम लोगों से जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में आपका सारे लिंक वगैरह आपको दिए हुए हैं। तो अभी हम करेंटली जो बैच हमारा लॉन्च हुआ है वो 5 अगस्त से हुआ है, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और सर्वेइंग आपका कवर हो रहा है। तो 3 दिन का एक ओवरव्यू मैंने लेक्चर का आपको बता दिया कि क्या क्या हमने सर्वेइंग के अंदर पढ़ा। तो हमने केवल फर्स्ट यूनिट को ही कंप्लीट किया है, और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं वो मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। तो थैंक यू।